दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो 2023 का अभी जो रिसेंट पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन कॉर्पोरेट का मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो हम लोग यहाँ पे 2023 का पेपर देख रहे हैं। आप चाहो तो ये पेपर को पीडीएफ फॉर्मेट में आपके गूगल पे से निकाल सकते हो। वीएनएचयू की वेबसाइट पे आपको ये इजीली मिल जाएगा। अगर नहीं तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी वीडियो के ऊपर इसका स्क्रीनशॉट रख ही रही हूँ, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इजीली सॉल्व करें। तो दोस्तों, हम लोग जैसे कि अभी तक जितने टैक्सेशन और कॉस्ट के मैंने सम्स करवाए वो सारे लॉन्ग सम्स मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाए। तो कॉर्पोरेट का भी मैं लॉन्ग सम यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट यानी फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया था ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रशांत कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022 आर एस अंडर। हम लोग को क्रेडिट और डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो हम लोग को बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट आप देख सकते हैं बना के रखा है। यहाँ पे लिख देती हूँ बैलेंस शीट ऑफ प्रशांत लिमिटेड, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2022। और सेम चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रशांत लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, तो हम लोग का जो पेपर है उसका मैं एडजस्टमेंट सॉल्व करके आपको बताऊँगी और बाकी का जो ऊपर का बैलेंस है वो मैं डायरेक्टली डाल के अपलोड कर दूँगी। अगर आपको उसमें से कोई भी चीज़ नहीं पता चल रही कि कहाँ पे डाले जा रहे हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको एकदम डिटेल में अगर सम चाहिए होगा तो आप वैसे भी कमेंट कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारे फाइनल अकाउंट का रहेगा वो मैं पूरा डिटेल वीडियो के साथ रखूँगी कि कौन सी अमाउंट कहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग का वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना चले, इसकी वजह से मैं यहाँ पे डायरेक्टली एडजस्टमेंट सॉल्व करके आपको बताती हूँ कि किस तरीके से एडजस्टमेंट इफेक्ट है। फिर बाकी का जो ऊपर का हम लोग का ट्रायल दिया हुआ है उसका अमाउंट मैं डायरेक्टली डाल के पुटअप करके आपको बता दूंगी, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया है राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अगेंस्ट जनरल रिजर्व। दोस्तों, मैंने जितने फाइनल अकाउंट करवाए उसमें मैंने हमेशा बोला है कि अगर आप सेकेंड या बीकॉम के फाइनल अकाउंट सॉल्व कर रहे हो तो आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का पॉइंट हमेशा पूछा जाएगा। इवन एमकॉम में भी कभी कभार ये पॉइंट पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार याद कर ही लेना कि इसको किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो इसका इफेक्ट हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। इसमें हम लोग डाल देंगे पीएनएल अकाउंट और उसके नीचे हम लोग कर देंगे जनरल रिजर्व, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है वो रिटर्न ऑफ किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं, जनरल रिजर्व के अगेंस्ट में कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे जनरल रिजर्व के अगेंस्ट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को निकाल देंगे यानी माइनस में रख देंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हम लोग का कितना दे दिया, हम लोग को ट्रायल में दिया था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 45,000, डिडक्शन में डाल देंगे 45,000, ठीक है। यहाँ पे आप लिखो ना लिखो ये आपकी मर्जी, आपको समझ आए बस इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप उसी तरीके से लिख के रख देना, ठीक है। इसकी सेकंड एंट्री कहाँ पे होती है, तो जहाँ पे वो आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और माइनस हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग को वो एंट्री नहीं दिखानी। फिर सेकंड हम लोग को पॉइंट बोला है स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022 इज 7,50,000। तो स्टॉक हम लोग का ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक जो है हम लोग का असेट्स में जाता है। कहाँ पे, इन्वेंटरीज में। आपने ऑलमोस्ट अब फाइनल अकाउंट आप सीख गए तो आपको पता है इन्वेंटरीज में हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली डाल देंगे 7,50,000, ठीक है। और इसका सेकंड इफेक्ट दोस्तों कहाँ पे जाता है, तो इस चेंज इन स्टॉक में यानी पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल में हम लोग कर देंगे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अब चाहो तो इस स्टेटमेंट को अलग से बना सकते हो, मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ 7,50,000, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस हम लोग को जैसे ही मिलेगा हम यहाँ पे डाल देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि बैड डेट रिजर्व ऑफ ₹24,750 एज अ डेप्टर। बैड डेट रिजर्व हम लोग को रखना है। बैड डेट रिजर्व हम लोग का कहाँ पे जाता है, तो डेप्टर्स कहाँ पे जाता है, तो ट्रेड रिसीवेबल है ना। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे डेप्टर्स माइनस बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व हम लोग को दोस्तों कितना बोला, 24,750, ये हम लोग को माइनस करना है। और हम लोग का डेप्टर्स का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में हम ढूंढ लेंगे उसको पहले। ओके वेट, हाँ, डेप्टर्स का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 4,95,000 यानी 4,95,000, ठीक है। तो इसको माइनस करके, क्योंकि बैड डेट वगैरह तो कुछ और है नहीं, तो इसको ही माइनस करके हम रख देंगे 4,95,000 माइनस 24,750। तो बाहर में आ जाएगा हमारा 4,70,250। ये इसका फर्स्ट इफेक्ट हो गया। और इसका सेकंड इफेक्ट दोस्तों कहाँ पे जाता है, तो अदर एक्सपेंस में इसका सेकंड इफेक्ट जाता है। अदर एक्सपेंस में मैंने जो इस टेबल को आपको याद करवाया था, मतलब आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है बैड डेट ओल्ड प्लस बैड डेट न्यू प्लस बीडीआर न्यू माइनस बीडीआर ओल्ड, ठीक है। तो अभी हम लोग को दोस्तों क्या मिला हुआ है, हम लोग को बैड डेट रिजर्व मिला है।
तो बैड डेट रिजर्व न्यू में हम लोग डाल देंगे 24750। तो न्यू हमेशा हमारा जो है एडजस्टमेंट का रहता है, इसकी वजह से इसको न्यू में डालना है और बाकी का बैलेंस हमको जब मिलेगा हम उसको पुटअप कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर प्रोडक्शन इज़ 52,500। हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रोडक्शन का कितना है 52,500। अब वो हम लोग कहाँ पे डालते हैं, तो प्रोडक्शन एक्सपेंस हमारा अदर एक्सपेंस में ही जाता है, तो यहाँ पे कर देंगे प्रोडक्शन एक्सपेंस प्लस आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कितना बोला हम लोग को 52500 डाल दिया। और तो दोस्तों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम लोगों ने ऑलरेडी डाल दिया 52,500 और एक्सपेंसेस फॉर प्रोडक्शन जो है वो दे दिया 2,64,000, ठीक है। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, यानी 2,64,000 प्लस 52,500 किया तो हमारा बैलेंस जो है वो आया 31,6,500, ओके। अब इसका सेकंड इफेक्ट हम लोग का जो आउटस्टैंडिंग है वो कहाँ पे जाता है, तो इस सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का हमेशा अदर करंट लायबिलिटी में जाता है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अदर करंट लायबिलिटी बना दिया है, यहाँ पे हम लोग कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितना बैलेंस था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का 52,500, तो यहाँ पे डाल देंगे 52,500। दोस्तों जैसे जैसे ये पॉइंट दिए हुए वैसे ऑलमोस्ट हमेशा हम लोग के जो पेपर्स रहते हैं उसमें ये पॉइंट रिपीटेड रहते हैं। जैसे कि मैंने बैड डेट रिजर्व का पॉइंट बताया डेब्टर्स वाला, फिर आउटस्टैंडिंग का भी पॉइंट बताया, तो ये पॉइंट मोस्ट प्रोबेबली रिपीटेड रहेंगे, तो आप इसका इफेक्ट सीख लीजिएगा। मैं आपको वापस एक बार क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने डेब्टर्स वाला किस तरीके से किया, तो ट्रेड रिसीवेबल में डेब्टर्स आता है, उसमें से हम बैड डेट रिजर्व माइनस करते हैं और इसका सेकंड इफेक्ट हम लोग का कहाँ पे जाता है, तो पीएनएल के अदर एक्सपेंस में चला जाता है, जिसमें हम लोग की स्टेटमेंट जो है वो लीक रखते हैं, ठीक है। और जो भी हम लोग को बैड डेट दिया होगा, बैड डेट रिजर्व दिया होगा वो डालना पड़ेगा। सेम चीज़ आउटस्टैंडिंग अगर दिया होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम लोग का है तो वो प्लस हो जाएगा अदर एक्सपेंस में। और आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट दोस्तों कहाँ पे आता है, अदर करंट लायबिलिटी में, तो आपको उसको अदर करंट लायबिलिटी में ही डालना है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है प्रीपेड रेंट 37,500। तो दोस्तों प्रीपेड रेंट है, एक्सपेंस है, तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेंस के कॉलम में डाल देंगे रेंट माइनस प्रीपेड, ठीक है। कितना प्रीपेड दिया हुआ हम लोग को 37,500। प्रीपेड हम लोग का हमेशा माइनस में जाता है। और रेंट हम लोग को कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में हम लोग रेंट ढूंढ लेंगे। रेंट का वैल्यू हम लोग को दिया 1,50,000, तो वो डाल देंगे 1,50,000, माइनस कर देंगे 1,50,000 माइनस 37,500, तो बैलेंस आएगा 112500, ठीक है। और प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट हम लोग का कहाँ पे जाता है, तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस हमारा प्रीपेड में आता है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बैलेंस शीट में चले जाएंगे। बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस दिया हुआ ही है, तो वहाँ पे हम लोग कर देंगे प्रीपेड रेंट या प्रीपेड कर दो। कितना बैलेंस हम लोग का आया प्रीपेड रेंट का 37,500, 37,500 डालो। दोस्तों जैसे आउटस्टैंडिंग हमेशा रिपीटेड रहता है, वैसे हम लोग का ये प्रीपेड भी जो है बहुत बार रिपीटेड रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग को बोला है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीनरी एंड 12% ऑन फर्नीचर। तो हम लोग ने यहाँ पे फिक्स असेट्स बनाए, मशीनरी और फर्नीचर हमारे फिक्स असेट्स रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ने डाल दिया। अब मशीनरी का वैल्यू हम लोग का कितना है 8,62,500। हम यहाँ पे मशीनरी कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे 8,62,500। और नेक्स्ट हम लोग को फर्नीचर बोला हुआ था, फर्नीचर का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 2,40,000, तो फर्नीचर हम डाल देंगे 2,40,000, ठीक है। अब इसके बीच में एडिशन तो कुछ था नहीं, यानी यही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 8,62,500 और 2,40,000, ओके। अब दोस्तों इसका डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, मशीनरी का डेप्रिसिएशन जो है वो 10% बोला, तो 8,62,500 का 10% कर देंगे, यानी 86,250 आएगा, माइनस करके बाहर रख देंगे, वो हमारा नेट हो जाएगा 776250, ठीक है। फिर दूसरे वाले का भी हम करेंगे। 2,40,000 का कितना परसेंट दिया हुआ है 12%, तो 12% कर दिया, यह है 2,88,00, माइनस करके वैल्यू बाहर कर देंगे, यानी 2,11,200 हमारा नेट आ गया, ठीक है। ये इफेक्ट तो दोस्तों डेप्रिसिएशन का हो गया, लेकिन डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट हम लोग का कहाँ रहता है, तो ये डेप्रिसिएशन को पहले तो हम टोटल कर देंगे 86,250 2,88,00, तो हम लोग का डेप्रिसिएशन 1,11,1550, ठीक है। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन है। अब डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है, तो पीएनएल में हम लोग का डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन का कॉलम ही रहता है, वहाँ पे हम डायरेक्टली डाल देंगे 11,5050, ठीक है।
इस तरीके से डेप्रिसिएशन को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है ट्रांसफ़र ₹1,87,500 टू जनरल रिज़र्व। जनरल रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे हम लोग जनरल रिज़र्व ऑलरेडी बना दिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 1,87,500 एडिशन में, ठीक है। और इसका सेकंड इफेक्ट हम लोग कहाँ पे डालेंगे, तो ये कैसे पैसे कहाँ से निकालेंगे, पीएनएल में से ही निकालेंगे, तो डिडक्शन में कर देंगे 1,87,500। यही कॉलम में रिपीट होगा, और यहाँ पे मैं लिख भी रही हूँ जनरल रिजर्व ताकि आप क्लियर रहे। फिर उसके बाद बोला है कंपनी मैनेजमेंट प्रपोज 10% डिविडेंड ऑन पेड अप शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल पे हम लोग को प्रपोज डिविडेंड दे रहे हैं, तो हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल दोस्तों कितना दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, कैपिटल रिजर्व है, फिर उसके बाद शेयर कैपिटल हम लोग का है 22,50,000, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 22,50,000 का 10%, तो हमारा कितना आ जाएगा 22,500, ठीक है। अब ये 22,500 दोस्तों कहाँ पे जाएगा, डेफिनेटली पीएनएल में से ही माइनस होगा, तो वहाँ पे हम लोग कर देंगे 22,500। और किसका था दोस्तों, ये प्रपोज डिविडेंड, तो प्रपोज डिविडेंड मैंने यहाँ पे डाल दिया। और इसका दोस्तों सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया हुआ है, यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्रपोज डिविडेंड 22,500, ठीक है, ये डाल दिया। फिर हम लोग को बोला है ऑथराइज कैपिटल जो है वो 25 लाख है। ऑथराइज कैपिटल हम लोग को बस लिख के रखना, उसको कभी कैलकुलेट हम करते नहीं है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल शेयर कैपिटल में लिख रही हूँ, जिसका बैलेंस हमारा 25 लाख था। ये डाल दो और उसके नीचे डैश कर दो, जिससे आपको ये पता चले कि इसका टोटल हम लोग को करना नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला है वर्कमैन क्लेम अगेंस्ट द कंपनीज ₹50,000। अब दोस्तों ये वाला पॉइंट जो है हम लोग का इसमें नया आया था। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, जिसमें आपको वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम नहीं दिया था, बाकी आपका पूरा स्टेटमेंट जो है वो वही क्वेश्चन का है, ठीक है। तो इसको कैसे डालना है दोस्तों, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व होता है, तो वो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे ये वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम दिया हुआ है, और वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम जो है वो हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी रहती है, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम जो है वो हमारी क्या रहती है, कंटीजेंट लायबिलिटी। और कंटीजेंट लायबिलिटी जो है हम डायरेक्टली लिख के रखते हैं, इसको हम लोग टोटल में कभी कैलकुलेट नहीं करते, तो टोटल के नीचे लिखो या ऊपर लिखो, आपकी मर्जी। वहाँ पे मैं डाल रही हूँ कंटीजेंट लायबिलिटी, जिसमें हमारा एक और कॉलम आ गया, जिसमें हम लोग का क्या था, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, और वो बैलेंस कितना था 50,000। दोस्तों ये वाला अमाउंट जो है आपको किसी भी अमाउंट में कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि कंटीजेंट लायबिलिटी क्या रहती है, तो ऐसी लायबिलिटी जिसका पैसा मिलना या ना मिलना पॉसिबिलिटी कम या ज़्यादा रहती है, यानी पैसा मिल भी सकता है या पैसा नहीं भी मिल सकता है, इसकी वजह से इसको कंटीजेंट लायबिलिटी के नाम पे रख देते। तो यहाँ पे हम लोगों ने वर्कमैन क्लेम को वैसे रख दिया, टोटल हम लोग को करना नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ प्रशांत लिमिटेड। अब दोस्तों हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए, अब हमारी बारी है ऊपर की जो भी एक्सपेंस है उनको पेड करने की। इसमें एक हिडन पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ जाने से पहले, यहाँ पे हम लोग को डिवेंचर दिया था 10%, तो इसका इंटरेस्ट हम लोग को निकाल के रखना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट हमारा कहाँ पे जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट में, ठीक है। तो हम लोग का 37,500 का 10% निकाल देंगे तो 37,500 आएगा। फाइनेंस कॉस्ट में हम लोग डाल देंगे 37,500। इसको डालना भूलना मत, ये आपको हिडन वे में दिया रहता है, इसकी वजह से आपको उस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। अब दोस्तों ऊपर के सारे एक्सपेंस में फटाफट से स्टेटमेंट में डालती हूँ, हम टोटलिंग के टाइम पे मिलते भी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे अमाउंट जो है वो यहाँ पे पुटअप कर दिया है, सारे स्टेटमेंट्स में मैंने डाल दिए हैं, जो जो हम लोग को ऊपर ट्रायल में दिया था वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। आप चाहो तो एक बार अपने आंसर से सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको लगे कि ये हम लोग ने गलत किया है वहाँ पे आप सुधार सकते हो। ये मेरा एक और मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम बना दिया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेरे को रिक्वायर्ड था और मैंने ऑलरेडी सारे शेड्यूल बना दिए थे, इसकी वजह से यहाँ पे मैंने इसको शेड्यूल नंबर 10 दे दिए। आपके साथ भी कभी अगर ऐसा हो गया कि आपको शेड्यूल की रिक्वायरमेंट थी और आपने बनाया नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको लास्ट में कर देना। बस शेड्यूल जब हम लोग बनाएंगे तो उस टाइम पे अमाउंट डालते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे का टोटल कर दिया है, और मैंने अपने स्टेटमेंट में यानी बैलेंस शीट और पीएनएल के स्टेटमेंट में ऑलरेडी पुटअप भी कर दिया है। सबसे पहले हमारा जो रूल रहता है, हमको पहले पीएनएल को क्लोज करना पड़ता है। पीएनएल में हमारा रेवेन्यू था 1950 प्लस 71,250,
तो हम लोग का टोटल रेवेन्यू जो है वो आया 2021,250, ठीक है। फिर एक्सपेंस को हम लोग कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके हमारा जो बैलेंस है वो माइनस में आया, -502500, तो उसको माइनस में ही लिख के रखना, उसके साथ कुछ छेड़खानी मत करना। अब इसको हम टोटल कर देंगे, 502500 माइनस में है तो माइनस में रखा, प्लस 446250, 37,500, फिर 115050 और 506250। तो हम लोग का टोटल ऑफ एक्सपेंस जो है वो आया 1403550, ठीक है। अब इनकम में से हम एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, 2021,250 माइनस 1403550, तो हमारा बैलेंस जो है वो बचा है 617700। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 617700। और यहाँ पे हमारा कोई भी प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, तो यही हमारा बैलेंस जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हो जाएगा 617700, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम लोग को कहाँ पे डालना है, हमारा जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें हम लोगों ने P&L ऑलरेडी लिख रखा है, उसके एडिशन में हम लोग कर देंगे 617700, ओके। और यहाँ पे भी मैंने स्टेटमेंट को अभी तक रखा हुआ है कि आपके साथ इसको मेरे को सॉल्व करना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस जो है 41250 है, फिर एडिशन आया 617700, प्लस कर दो और ये दोनों चीज़ों को माइनस कर दो, -187500, 225000, तो हमारा बाहर में बैलेंस बचा 246450, ठीक है। ये आया। सिक्योरिटी प्रीमियम था, जैसा है वैसे का वैसे ही रख देंगे क्योंकि उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं था। जनरल रिजर्व है 675000 प्लस 187500 माइनस 45000, तो ये हमारा बचा 817500। कैपिटल रिजर्व जैसा था वैसे का वैसे ही डाल देना है और डिवेंचर रिडम्पशन फंड भी जैसा है वैसे का वैसे ही डाल देना है। फिर इसके बाद इनका टोटल कर देना है, 246450 प्लस 157500, 817500, 412500 और 1,50,000। तो रिजर्व एंड सरप्लस का जो है बैलेंस हमारा है 1783950, ठीक है। अब इसको हम लोग कहाँ पे डालेंगे, तो हमारे बैलेंस शीट में हम लोग इसको पुटअप कर देंगे रिजर्व एंड सरप्लस के कॉलम में 1783950, ठीक है। अब इसके बाद इसका टोटल कर देंगे दोस्तों, मैंने जैसे बताया कंटीजेंसी लायबिलिटी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी टोटल हम लोग का सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोविजन तक ही रहेगा 20। अब दोस्तों इसका टोटल हम लोग कर देंगे 217500, 1783950, 675000, 97500, 247500, 90,22500। तो हम लोग का टोटल ऑफ लायबिलिटी जो है वो है 5293,950, ठीक है। अब असेट्स का भी टोटल कर देंगे, 2262,450 प्लस 90,000, 1392,750, 2,10,000, 7,50,000, 470,250, 81,000 और 37,500। तो इसका टोटल भी हमारा मैच हो गया, यानी 5293,950। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये फाइनल अकाउंट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड का जो हम लोग का ऑप्शन में दिया हुआ था कैपिटल रिडक्शन का, वो स्टेटमेंट में हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी सेकंड वाले क्वेश्चन का, यानी हमारा जो कैपिटल रिडक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है उसका मैंने यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो रिक्वायर्ड मैंने यहाँ पे बना दिया है। दोस्तों क्वेश्चन में जनरल एंट्री भी पूछा है, लेकिन यहाँ पे मैं फिलहाल जनरल एंट्री नहीं कर रही, सिर्फ आपका जो सोल्यूशन है यानी बैलेंस शीट और हम लोग का वर्किंग पार्ट जो है वो कर रही हूँ। अगर आपको जनरल एंट्री सीखना है आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कमेंट में, मैं इसके ऊपर जनरल एंट्री के ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ था, जिसमें हम लोग को बोला है द बैलेंस शीट ऑफ मेहुल कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022 आर एज अंडर। फिर हम लोग को इक्विटी एंड लायबिलिटी और असेट्स दिया हुआ है। राइट जनरल एंट्री इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द कैपिटल रिडक्शन स्कीम, प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बैलेंस शीट आफ्टर कैपिटल रिडक्शन। तो मैं जैसे बताई जनरल एंट्री में यहाँ पे नहीं कर रही, तो कैपिटल रिडक्शन और हम लोग का बैलेंस शीट आफ्टर कैपिटल रिडक्शन जो है वो बना रही हूँ। तो हम लोग का बैलेंस शीट ऑफ किसका है, मेहुल कंपनी का है, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे मेहुल कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है। तो दोस्तों एडजस्टमेंट से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया, द कंपनी हैज़ प्रॉमिस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹60,000, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कैंसल बाय पेइंग 10% पेनल्टी।
तो हम लोग का ये एक्सपांस हो रहा है। दोस्तों कैपिटल रिडक्शन आप कभी भी करते हो, आपको एक चीज़ याद रखनी है, जिससे आपके पैसे आ रहे हैं तो आप कैपिटल रिडक्शन में डालोगे, जिससे आपका एक्सपांस बढ़ रहा है तो वो यूटिलाइजेशन में डालोगे, ठीक है। तो ये आपका एक्सपांस बढ़ा रहा है, पेनल्टी आपको पे करनी है, तो 60,000 की 10% पेनल्टी हमारी कितनी होती है 6,000। तो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइजेशन में हम पेनल्टी कर देंगे 6,000 की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला हुआ है द क्लेम फॉर डैमेज अगेंस्ट द कंपनी अमाउंटेड 40,000 एन अमाउंट ऑफ 10,000 वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द क्रेडिट बैलेंस ऑफ डायरेक्टर इन द कंपनी एंड फॉर विच क्लेम वॉज पेड। 40,000 का क्लेम था लेकिन 10,000 मिला है, मतलब अभी भी हम लोग के पास कितना क्लेम पे करना बाकी है 30,000 का, तो वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। फिर नेक्स्ट बोला है राइट ऑफ इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट। इंटेंजिबल असेट्स हमारे कौन कौन से हैं, तो हमारे पास है गुडविल, फिर उसके बाद हमारा है ट्रेडमार्क, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा है पेटेंट। ये 3 हमारे इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है 3 लाख डाल दिया, ट्रेडमार्क 2 लाख दे दिया, 2 लाख डाल दिया, और पेटेंट हमारा 1 लाख है तो 1 लाख डाल दिया। और उसके बाद फिक्टिशियस एसेट हमारे पीएनएल में है तो पीएनएल भी डाल देंगे हम लोग। पीएनएल का डेबिट बैलेंस हमारा कितना है 2 लाख, तो 2 लाख डाल दिया, ठीक है, ये डाला। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला हुआ है डिबेंचर होल्डर टुक ओवर हाफ द मशीन ऑफ ₹2,50,000 एज अ पार्शियल पेमेंट, इंक्रीज 10% इन द प्राइस ऑफ द रिमेनिंग मशीनरी, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी मशीनरी हमारे क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 4 लाख। 4 लाख को अगर हम हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 लाख। अब दोस्तों 2 लाख की मशीनरी जो है वो डिवेंचर होल्डर कितने में बेच रहे हैं 2,50,000 में, मतलब आपका डिवेंचर जो है कितना कमा रहा है 50,000 एक्स्ट्रा कमा रहा है, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ 2,50,000 में से हमने 2 लाख को माइनस किया तब हमारा डिवेंचर का ये बैलेंस बचा, यानी प्रॉफिट कमा रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला जो दूसरा हाफ है, दूसरा हाफ मतलब बाकी के 2 लाख बचे वो 10% ज़्यादा वैल्यू से बेच रहे, तो यानी हम लोग का मशीनरी का एक्स्ट्रा हम लोग का कितना हो जाएगा 20,000। तो यहाँ पे मशीनरी कर देंगे और वहाँ पे लिख देंगे 20,000, ठीक है। दोस्तों इसका आपका कैलकुलेशन अगर देखना है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन के थ्रू समझाती हूँ। सबसे पहले तो हमारी मशीनरी की वैल्यू जो थी वो 4 लाख थी, उन्होंने बोला उसको 2 पार्ट में बांट देना है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि 2 लाख की मशीनरी जो है वो 2,50,000 में बेच रहे, यानी 50,000 का प्रॉफिट डिवेंचर होल्डर क्या कमा रहा है, ठीक है। फिर दूसरा हाफ यानी बाकी का जो 2 लाख बचा हुआ है वो उन लोग 10% वैल्यू के साथ ज़्यादा बेच रहे हैं। 10% यानी हमारा इसका 20,000 हो जाएगा, यानी मशीनरी का रियल वैल्यू न्यू वैल्यू जो है वो 2,20,000 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे वो कितना कमा रहा है 20,000। तो एक 50,000 की एंट्री हम लोग डाल देंगे और दूसरी 20,000 की एंट्री हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, तो वही मैंने यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। फिर आगे हम लोग को बोला हुआ है यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम। हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा कितना है 20,000, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बोला है रिड्यूस 8 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। हमारा इक्विटी शेयर दोस्तों कितना है 1,10,000 है, हमको इक्विटी शेयर कितना करना है 8 रुपये तक करना है, यानी 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8,80,000, और बाकी का बैलेंस जो हमको बैलेंस शीट में रखना है, ठीक है। फिर आगे उन्होंने बोला रिसीव बैक 70% ऑफ द डायरेक्टर फीस पेड अर्लियर, द रिमेनिंग वॉज वेव्ड बाय देम। दोस्तों यहाँ पे हम लोग का जो डायरेक्टर फीस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 75% बचा है और बाकी का कितना बचेगा 30%। तो हम डायरेक्टर फीस का अगर कैलकुलेशन करेंगे हम कैसे करेंगे, हमारा डायरेक्टर फीस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ओके वेट, हम डायरेक्टर फीस दिया था हम लोग को 15,000, तो हम यहाँ पे कर देंगे 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 30। ये हमारा क्या निकलेगा, तो डायरेक्टर फीस की रियल वैल्यू हमको मिल जाएगी। 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 30 कर दिया तो हमारा टोटल डायरेक्टर फीस जो था वो 50,000 था, जिसमें से उन्होंने बोला 70% का पैसा मिल रहा है और बाकी का 30% हम क्या कर रहे हैं वेव कर रहे हैं। तो इसका 70% हम अगर हम करेंगे तो 35,000 आ जाएगा और 50,000 का 30% अगर हम करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। ये रिसीव हो रहा है और ये वेव कर रहा है, लेकिन इन दोनों की एंट्री हम लोग को करनी पड़ेगी, तो हम कैपिटल रिडक्शन में कर देंगे डायरेक्टर फीस रिकवर्ड। कितना रिकवर्ड हुआ दोस्तों 35,000, ठीक है, और डायरेक्टर फीस वेव तो वो हम लोग का कितना था 15,000। तो आपको ये दोनों एंट्री जो है वो दिखानी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला द प्राइस ऑफ फर्नीचर इज शोन 25% अबव द रियल वैल्यू। फर्नीचर की वैल्यू जो हम लोग को बैलेंस शीट में दी हुई है
वो 25% ज़्यादा करके दिए। तो हम यहाँ पे कर देंगे 125 को 125। हम फर्नीचर का पॉइंट सॉल्व करें तो फर्नीचर लिख रही हूँ। फर्नीचर की वैल्यू हम लोग को कितनी दी हुई है 10,000। तो 125 पे 10,000 है, 100 के ऊपर कितना, ये क्रॉस कर देंगे, यानी 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125 कर दिया तो कितना है दोस्तों 8,000। ठीक है, 10,000 का फर्नीचर था, कितने में मिल रहा है 8,000, यानी 2,000 वैल्यू जो है वो कम हो रही है। तो ये 2,000 की वैल्यू हम लोग कहाँ पे डालेंगे दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा फर्नीचर 2,000। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन में बोला हुआ है द प्राइस ऑफ गिव नेसेसरी इफेक्ट द डिवेंचर होल्डर एक्सेप्ट द फॉलोइंग द अमाउंट ऑफ कैश शुड रिमेन 1,30,000 after implementing the entire scheme. For this purpose the debenture holder should give necessary cash to the company after deducting 80% एंड वेविंग 20% ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग का 20% जो है वो वेव हो रहा है आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट का। सबसे पहले तो ये डिबेंचर का कैलकुलेशन है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग डिबेंचर का पॉइंट कर रहे हैं। डिबेंचर में उन्होंने बोला है कि 80% जो है वो रिसीव हो रहा है, तो हम यहाँ पे 100 माइनस 20 कर देंगे 80 पे हम लोग का डिबेंचर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 लाख। तो 100 के ऊपर कितना, ये पहले क्रॉस कर लेंगे। 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 80 कर दिया तो हमारा डिबेंचर का वैल्यू जो है वो कितना है 3,75,000। ठीक है, इसमें से 80% हम लोग का क्या हो रहा है डिडक्ट हो रहा है, बाकी का 20% हमारा क्या हो रहा है बच रहा है। तो 3,75,000 का 80% कर देंगे यानी आएगा 3 लाख। ठीक है, और 3,75,000 का 20% कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 75,000। ठीक है, ये हम लोग का डिबेंचर बचा। अब उन्होंने बोला है उसमें से हम लोग डिबेंचर को तो 80% दे दिया, बाकी का 20% हम रिसीव करेंगे तो वो तो बैलेंस शीट में आएगा। और दूसरा उन्होंने डिबेंचर इंटरेस्ट के बारे में बोला है कि 20% डिबेंचर इंटरेस्ट जो है वो वेव कर रहे हैं। तो डिबेंचर इंटरेस्ट टोटल हमारा कितना था 30,000। तो डिबेंचर इंटरेस्ट हम कर देंगे 30,000, जिसमें से 20% वेव कर रहे हैं तो बाकी का 80% क्या करेंगे पे कर देंगे। तो 30,000 का 20% कर दिए 6,000 जो है वो वेव हो गया और 24,000 जो है वो क्या हो जाएगा पेड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम लोग को ये 6,000 ही डालना है। तो जहाँ पे हम लोग यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन में कर देंगे डिबेंचर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6,000। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है तो इसका टोटल कर देंगे। सबसे पहले कैपिटल रिडक्शन 8,80,000, 50,000, 20,000, 20,000, 35,000, 15,000 और 6,000। तो हमारा कैपिटल रिडक्शन का टोटल जो है वो है 1026,000। अब यूटिलाइजेशन का टोटल कर देंगे 6,000, 30,000, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख एंड 2,000। तो हम लोग का यूटिलाइजेशन का टोटल जो है वो आया 838,000। यूटिलाइजेशन कम है यानी जो भी बैलेंस होगा वो हम लोग कहाँ पे डाल देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा 188,000, 1026,000 ये हमारा इक्वल कर दिया। ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व यहाँ पे हम रिजर्व एंड सरप्लस में डाल देते हैं। कैपिटल रिजर्व कितना बैलेंस आया दोस्तों हमारा 188,000। ठीक है, अब बैलेंस शीट हम लोग को करना है तो शेयर कैपिटल सबसे पहले है। हमारा टोटल शेयर कैपिटल कितना था 11 लाख का, जिसमें से 8,80,000 तो हमने पे कर दिया। 11 लाख में से 8,80,000 पे कर दिया तो हम लोग का कितना बचा 2,20,000, ये हम लोगों ने शेयर कैपिटल में डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोविंग में डिबेंचर आया। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया डिबेंचर का 80% माइनस हो रहा है, बच रहा है कितना 20% 75,000 आएगा और उसका इंटरेस्ट जो पेड हो रहा है वो भी इसमें से माइनस हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पे कर देंगे 75,000 में से 24,000 माइनस। ठीक है, 75 में से 24,000 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा 51,000। फिर आया हम लोग का डायरेक्टर लोन। डायरेक्टर लोन हम लोगों ने कुछ किया नहीं है तो इसकी वजह से 12,000 जैसा है वैसे का वैसे ही रख देना है। फिर हमारा ट्रेड पेएबल है। ट्रेड पेएबल में हम लोग को क्रेडिटर और बिल्स पेएबल है। मैं दोनों को अलग नहीं लिख रही, यहाँ पे दोनों को साथ में करके मैं डाल रही हूँ। 30,000 और 20,000 दोनों का मिला के हमारा कितना हो रहा है दोस्तों 50,000। तो वो मैंने यहाँ पे 50,000 डाल दिया। फिर उसके बाद हम लोग को दिया है आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी, जिसमें हम लोग को डिवेंचर इंटरेस्ट दिया था। तो डिवेंचर इंटरेस्ट हमारा कितना बच रहा था 24,000, हमने यहाँ पे माइनस कर दिए लेकिन उसकी एंट्री यहाँ पे आएगी भी। आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट हम लोग कितना कर देंगे 24,000। ठीक है, फिर डायरेक्टर फीस तो हमने पेड कर दिया। अब दूसरे साइड हमारा असेट साइड है। असेट्स में सबसे पहले हमारा फिक्स असेट्स है जिसमें टेंजिबल है लैंड एंड बिल्डिंग।
लैंड एंड बिल्डिंग में दोस्तों हमारा कुछ पॉइंट नहीं था, तो लैंड एंड बिल्डिंग जैसा है वैसे का वैसे ही रख देंगे, यानी 1 लाख है तो 1 लाख ही डाल दिया, ठीक है। फर्नीचर का हम लोग का पॉइंट था जिसमें हम लोग ने 2000 वैल्यू क्या कर दी थी, डिडक्ट कर दी थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किया हुआ है, यानी फर्नीचर की वैल्यू हम लोग की कितनी हो जाएगी, 8000। मशीनरी का पॉइंट था जिसमें हम लोग ने रखा था कि 2 लाख तो हम लोग ने डायरेक्टर को दे दिया, बाकी का हम लोग का कितना बचा था, 2,20,000, तो वो हमारा मशीनरी में चला जाएगा 2,20,000, ठीक है। इंटेंजिबल में गुडविल वगैरह तो हमने निकाल दिया, तो उसको तो हम लोग को नहीं डालना। फिर उसके बाद स्टॉक हमारा कितना है, 1,27,000, तो 1,27,000 डाल दिया। और कैश, अब कैश के लिए दोस्तों उन्होंने बोला था कि हम लोग को कितना कैश रखना है, 1,30,000। वर्किंग कैपिटल शुड रिमेन बोलते तो हमेशा हमारा क्लोजिंग बैलेंस रहता है, तो वो हम लोग को कितना रखना है, 1,30,000, तो उसको हम लोग को 1,30,000 रखना है। अब इसके बाद हम लोग इसका टोटल कर देंगे, 1,08,000, 2,20,000, 1,27,000 एंड 1,30,000, तो हमारा टोटल ऑफ बैलेंस शीट जो है वो आया 5,85,000। असेट्स का टोटल हम लोग का आया 5,85,000। अब हम लोग लायबिलिटी का भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने जो एक क्लेम है हमारा 40,000 का, वो डालना मेरा रह गया है, तो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर रही हूँ क्लेम को। क्लेम हमारा हो जाएगा 40,000 का, तो यहाँ पे मैं 40,000 डाल रही हूँ। अब उसके बाद हम लोग इसका टोटल कर देंगे, 2,20,000, 1,88,000, 51,000, 12,000, 50,000, 24,000 और 40,000, तो ये भी हमारा टोटल आ गया 5,85,000। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये जो बैलेंस शीट है वो मैच कर गया। हमारे जो दोनों सम्स थे जो डिफ़िकल्ट लेवल पे पूछे गए थे, वैसे कि तो ये डिफ़िकल्ट नहीं था, हमारे टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन था दोनों का दोनों, सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट पॉइंट के साथ हम लोग को एक कोई एडजस्टमेंट नया दिया हुआ था, बाकी पूरा सोल्यूशन हमारा वैसा ही था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और DME को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।